सिंह जी, डॉक्टर सत्यपाल तिवारी जी और सभी सम्मानित मंचस्थ विद्वजन, सभागार में उपस्थित मेरे बेहद आदरणीय प्रोफेसर सुधाकर सिंह जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर भान गोविंद सिंह जी और आप सभी विद्वजन, सबसे पहले मैं महाकवि कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह की काव्य साहित्य साधना आधारित 3 दिवसीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में को आयोजित करने के लिए आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि 20वीं शताब्दी के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि और लेखक के ऊपर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन का आप सबने एक बहुत व्यवस्थित और मुकम्मल प्रयास किया है और इस बात के लिए आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इसमें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। यह समापन सत्र है। निश्चित रूप से परसों से कल तक कुंवर साहब की रचना प्रक्रिया और रचना धर्मिता पर बहुत सारी बातें हुई होंगी कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, कब कब लिखा है, कैसे कैसे लिखा है, छायावादी कवियों के साथ उनकी तुलना हुई होगी, बातें बहुत सी हुई होंगी, इसलिए उन्हें दोहराने से कोई फायदा नहीं है। समापन सत्र है तो जो मैं इसकी उपयोगिता समझता हूँ वह यह कि समापन सत्र में हम कुछ निष्कर्ष की तरफ पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है वह निष्कर्ष जजमेंटल नहीं होगा, न्याय प्रक्रिया का निर्णय नहीं होगा, लेकिन कुछ निष्कर्षों की तरफ पहुंचे तब इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों की कोई सार्थकता बनेगी। तो मैंने अब तक छायावाद और कुंवर साहब को जितना पढ़ा है उस आधार पे कुछ निष्कर्षात्मक 2-4 बिंदु जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। यद्यपि मैं जानता हूं कि इसके खतरे होते हैं निर्णय करने के, इसलिए मैं निर्णय नहीं कर रहा हूं, निष्कर्ष की तरफ दिशा उन्मुख जिसको ओरिएंटेड कहते हैं, मैं तो एक बिंदु आप सबके सामने रखना चाहता हूं। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से निर्णयात्मक आलोचना का बहुत विरोधी हूं और खासतौर से जो पारंपरिक आलोचना है कि छायावाद के 4 स्तंभ, प्रगतिवाद की 3 तिहाई, इस तरह की आलोचना ठीक नहीं है। पूरे भक्ति काल में अगर 4 ही कवि थे तो फिर बाकी बहुत लोग छूट जाएंगे। इसी तरह से छायावाद में अगर 4 ही स्तंभ थे तो बाकी लोग बहुत है जो छूट जाएंगे। ये बहुत ठीक नहीं है आलोचना का विभाजन कि 4 बिल्कुल जैसे पास है बाकी सब फेल है, तो कहीं कुछ बीच में तो रास्ता बनता होगा। लेकिन यदि अगर उसकी पारंपरिक आलोचना पद्धति में ही मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कि अगर छायावाद के 4 स्तंभों को हम भारतीय प्राचीन वाङ्मय से 4 वेद समझ लें तो 4 वेद भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 5वें वेद की भी कल्पना की गई है। तो अगर उस भाषा में मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कि कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी छायावाद के 4 स्तंभ यानी 4 वेद न हो, लेकिन 5वें वेद के रूप में उनकी गणना होनी चाहिए और होगी इस संगोष्ठी के बाद। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो उसका बहुत पुख्ता और महत्वपूर्ण आधार है। जिस दिशा में पहले बातें हुई होंगी, कितनी हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, मैं बहुत पहले से उस तरह से तो नहीं जानता था। 2-4 पंक्तियां साहित्य में लिखी पढ़ी हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से जब मैं इनका अध्ययन कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि कुंवर साहब को जो बात छायावाद के 4 प्रसिद्ध स्थापित कवियों से अलग करती है। शिवमोहन सिंह जी के बारे में मुझे कुछ बात कहनी है तो मैं कहूंगा, लेकिन अभी मैं अपनी बात कर लूं कि मुझे जो बात कुंवर साहब की छायावाद के 4 कवियों से उन्हें जुदा करती है, बिल्कुल अलग करती है, विशिष्ट बनाती है, वह यह कि छायावाद के 4 कवि किन्हीं न किन्हीं कारणों से 1936 के बाद छायावाद से अगर मैं कॉम्पिट छुड़ा लेते हैं तो शब्दावली शायद सतही होगी, लेकिन शब्दावली पर मत जाइए, उसके अर्थ गंभीर पर जाइए कि कहीं न कहीं किन्हीं न किन्हीं कारणों से छायावाद के 4 कवि छायावाद से विमुख होते हैं। प्रसाद का अवसान हो जाता है, पंत जी तो बिल्कुल पल्ला झाड़ लेते हैं ग्राम्या के बाद और एकदम प्रगतिवादी कवियों के खेमे में एक तरह से शामिल हो जाते हैं। महादेवी वर्मा 42
के बाद, शिक्षा के बाद उस छायावाद को छोड़ देती हैं, कविता को छोड़ देती हैं और गद्य साहित्य में चली जाती हैं। और निराला के ऊपर कोई आरोप तो तीनों में मैं किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। बात तो मैं वो कह रहा हूँ जो इतिहास कह रहा है, जो तथ्य कह रहा है। और निराला कभी भी छायावाद से ठीक उसी रूप में नहीं जुड़े हुए थे जैसे बाकी तीनों लोग जुड़े हुए थे। उनके यहाँ छायावाद से इधर भी प्रवृत्तियां 36 से पहले भी हैं और 36 के बाद भी हैं। इन चारों से अलग कुंवर साहब को जो बात बिल्कुल अलग करती है वो यह है कि अपनी प्रारंभिक रचना 12 वर्ष की अवस्था में जो 1922 में प्रकाशित हुई थी, तब से लेकर 1997 तक, यानी 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से लेकर 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक, यानी लगभग 70 सालों तक, 70 से भी शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 22 से 97 जोड़ेंगे तो 75 साल जाएगा। 75 सालों तक यह कवि अकेला केवल छायावादी भावभूमि नहीं, बल्कि छायावादी जो भाषा यहाँ कहना इसलिए जरूरी है कि छायावाद केवल भावनात्मकता या विचारधारा का आंदोलन नहीं है, क्लासिसिज्म के खिलाफ रोमांटिक आंदोलन का प्रभाव नहीं है, बल्कि भावभूमि और विचारधारा को अगर छोड़ दिया जाए तो छायावादी कविता, कम से कम हिंदी में जो छायावादी कविता, मैं रोमांटिसिज्म पर नहीं जाना चाहता हूँ, वहाँ विस्तार हो जाएगा। हिंदी में जो छायावादी कविता है वह बड़ा भाषा आंदोलन है हिंदी कविता के क्षेत्र में। शिवमोहन जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि जयशंकर प्रसाद स्वयं, जिनको भी छायावाद का पुरोधा या प्रवर्तक कहा जाता है, स्वयं जयशंकर प्रसाद शुरू में ब्रज भाषा में कविताएं लिख रहे हैं। खड़ी बोली हिंदी की कविता में आते ठीक से आते थे। छायावादी मानसिकता के साथ आने में उनको लगभग 12-14 साल लग जाते हैं। 1930 के आसपास आके वो खड़ी बोली में वो मधुर और लालित्यपूर्ण कविता लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद। तो जो मैंने कहा कि कुंवर साहब भावभूमि नहीं बल्कि भाषा के स्तर पर भी जो छायावादी भावभूमि और मानसिकता उनके भीतर 1922 में थी, 1997 तक वह उसी भावभूमि और भाषा भूमि से जुड़े हुए कवि हैं। उसी छायावादी मानसिकता और विचारधारा, भावुकता, कल्पना जो भी उसकी विशेषताएं हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता, राजनीतिक एकता तो आती है और चली जाती है, उसमें व्यवधान पड़ सकता है। सांस्कृतिक एकता कभी विनष्ट नहीं होती, वह तक तो हमेशा जुड़ा रहता है। कुंवर साहब उस भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता और विरासत को संजोए हुए थे, आजादी के पहले और आजादी के बाद थे। तो लगभग 75 सालों तक एक पैटर्न पर, एक भावभूमि पर, एक भाषा भूमि पर रचना करने वाले छायावादी चार स्तंभों की बात छोड़ दीजिए, मैं 20वीं शताब्दी के बड़े बड़े कवियों का उदाहरण लेकर के भी ये बात कर सकता हूँ कि शायद इस तरह के वे अकेले कवि हैं जो अपनी भावभूमि और विचारधारा को अपने अंतिम समय तक छोड़ते नहीं हैं। सबसे शिवमोहन जी के बारे में मुझे एक दो बातें कहनी, क्योंकि चंद्र प्रकाश जी की कविताओं को मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन हमारी अपनी सीमा होती है। हालांकि इससे हमें रास्ता भी मिलता है कि जब हम किसी भी काव्यधारा, आंदोलन या रचनाकार को पढ़ते हैं तो साथ ही साथ उसके आलोचकों को भी पढ़ते हैं। तो शिवमोहन सिंह जी को कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी के ऊपर लिखा हुआ जो इनका आलोचना, लिखी हुई आलोचना है, मुझे पढ़ने का अवसर मिला और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जैसे छायावाद के सबसे बड़े प्रशंसक, आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, उसी तरह से कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी के सबसे बड़े प्रशंसक, आलोचक प्रोफेसर शिवमोहन सिंह जी हैं। शिवमोहन सिंह जी ने बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से कुंवर साहब की रचनाओं पर काम किया है। आपने बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्थापित किए हैं। जाहिर सी बात है कि मैं भी अध्यापक हूँ और अध्यापक का काम होता है कि उसके पक्ष विपक्ष का आलोचक व्यक्तित्व उसके भीतर होता है। तो शिवमोहन सिंह जी कुंवर जी के सबसे बड़े प्रशंसक, आलोचक हैं और उनके संदर्भ में जो उनकी स्थापनाएं हैं, जाहिर सी बात है कि सबसे सहमत होना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने उनके बारे में जितना गहन, विशद और व्यापक और गहराई से अध्ययन किया है वह प्रशंसनीय है, वह काबिले तारीफ है। मैं आपके अध्ययन को दो हिस्सों में बांटता हूँ। ये महत्वपूर्ण आप नहीं है, महत्वपूर्ण तो कुंवर साहब है, लेकिन अगर कुंवर साहब को समझने में आपसे दृष्टि मिलती है तो मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है।
आपके जो निष्कर्ष हैं कुंवर साहब को लेकर के बहुत सारे हैं, जाहिर सी बात है सबकी बातचीत नहीं कर सकूंगा, लेकिन 2-3 की बात जल्दी जो मैं करूंगा कि कुछ निष्कर्ष तो तथ्यात्मक हैं और तथ्यपरक निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो तथ्यपरक हैं, साबित हैं कुंवर साहब की कविता से। जैसे निराला को बादल का कवि कहा जाता है, यह छायावाद का सामान्य पाठक भी जानता है कि बादल पर सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण कविताएं निराला ने लिखी हैं, लेकिन शिवमोहन सिंह जी ने तथ्यों के द्वारा इसको साबित किया है कि वास्तव में बादल पर सबसे अधिक कविताएं कुंवर साहब ने। तो अगर बादल पर सबसे अधिक कविताएं हिंदी समीक्षा में निराला जाने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ये बात गौर करनी होगी हिंदी पट्टी को, हिंदी समाज को, कि उसी दौर में बादल पर सबसे अधिक कविता लिख रहे हैं निराला। ये केवल मसला क्वांटिटी का नहीं है, ये मसला सिंबॉलिक आलोचना में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है, इसलिए ये बातें गौर की जानी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, आपने कवियों के साथ, महादेवी के साथ, प्रसाद के साथ, पंत के साथ, निराला के साथ, कृष्ण कुंवर साहब की कविता की जो विशेषताएं हैं छायावादी काव्यधारा के अलग अलग, जैसे प्रकृति की बात आती है तो पंत जी के साथ उसकी तुलना है, भावुकता की बात है तो महादेवी जी के साथ तुलना है, दर्शन की बात है तो प्रसाद जी के साथ तुलना है, प्रगतिशीलता की बात है, भाषिक प्रयोगों की बात है तो जाहिर सी बात है निराला जी के साथ तुलना है। यह है और बहुत बारीक अध्ययन आपका है, बहुत गहराई के साथ अध्ययन है, जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया था कि प्रसाद के गीत परकिया प्रेम के गीत हैं, प्रसाद के गीत परकिया प्रेम के गीत हैं, लेकिन कुंवर जी के गीत स्वकीय प्रेम के विरह वेदना के गीत हैं। अब साहित्य का रसिक पाठक इस बात को जानेगा कि स्वकीय प्रेम और परकिया प्रेम क्या होता है। प्रेम केवल परकिया में नहीं होता, बल्कि स्वकीय में भी प्रेम, संयोग, श्रृंगार और विरह वेदना की वह अनुभूति हो सकती है। यह भारतीय संस्कृति की जो बात की जा रही थी, स्वकीय प्रेम की विरह वेदना के गीत जो लिखे हैं इन्होंने कुंवर साहब ने, निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में इसका बहुत अभाव है। यहाँ प्रेम के लिए अपना आंगन, अपनी बारी छोड़कर दूसरे के घर आंगन में झांकना पड़ता है, तब प्रेम की उत्कृष्टतम रचनाएं हिंदी साहित्य में आती हैं। क्षमा के साथ लेकिन ये बातें मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर के भीतर अपनी पुत्री के प्रेम और सौंदर्य का चित्रण करने का साहस तो निराला के पास था। जाहिर सी बात है कि वह साहस केदारनाथ अग्रवाल के पास था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन ऐसे कम या बिरले लोग हैं जो साहस कुंवर साहब की भी कविताओं में दिखाई देता है। वैचारिक निष्कर्षों में 2-4 बातें हैं। शिवमोहन जी नाराज न होंगे मुझसे, यद्यपि मैं जानता हूँ कि जब हमें किसी का समर्थन करना होता है ये दोष हमारा नहीं होता। जब किसी कवि की, किसी विचारधारा, किसी भी के समर्थन में हम खड़े होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पूर्वाग्रह के शिकार होकर उसके बारे में अतिशयवाद के भी शिकार होते हैं, और उस समय हमें यह लगता है कि इससे बेहतर और कोई नहीं है। आपके यहाँ 1-2 जगह ऐसी बातें दिखाई दी हैं, जैसे आपने लिखा है कि चंद्र प्रकाश की छायावादी कवियों में प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो भी इतना तो मानना पड़ेगा कि पंत जो कि प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में छायावाद में स्थापित हैं, तो कम से कम हमें कुंवर साहब की कविता, प्रकृति चित्रण की कविता की तुलना तो करनी पड़ेगी, यानी उनके समकक्ष, उनके बराबर, और तुलना होना भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है अगर कुंवर साहब की कविता उनके पहले खड़ी होती है। इसी तरह से आपने कहा, यह लिखा है, मैं आपके माध्यम से कुंवर साहब को जो जानने समझने की, क्योंकि मैंने भी पढ़ा तो मेरे निष्कर्ष आपसे बहुत अलग नहीं है, लाइन वही है, थोड़ा फर्क हो सकता है कि कुंवर साहब छायावाद के सर्वश्रेष्ठ गीतकार कवि। ये बात गायक लोग चले गए हैं, लेकिन मैं बस गायक लोग नहीं, मैं आप लोगों के लिए ये कहने जा रहा था कि शिवमोहन जी की ये बात अगर आप लोगों का गीत नहीं सुना होता तो शायद मुझे लगता है कि ये बात उतनी ठीक नहीं है। लेकिन बीच बीच में आयोजक मंडल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कुंवर साहब के गीतों को जिस लय के साथ और मनोवेग के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदी पट्टी को, हिंदी आलोचना से जो शिकायत कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी के स्वजनों को है, कम से कम इस कार्यक्रम के बाद वह शिकायत कम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि कुंवर साहब के गीत पर, क्योंकि अब तक गीत के
उसका तमगा जो है महादेवी को मिला हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ गीतकार जो है छायावाद में महादेवी हैं। तो अगर प्रकृति चित्रण में कुंवर साहब पल्ल को टक्कर दे रहे हैं तो गीत योजना में वो महादेवी को टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे कवि पर विचार करना है। समय आपने किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 बहुत छोटे छोटे उदाहरण उनकी कविताओं से, नहीं तो होगा कि मेरी बातें सब हवाई हो गई, मैं जो सोच रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। बहुत कुछ कहा जा सकता है कुंवर साहब के बारे में, लेकिन चूंकि समापन सत्र का विषय उनकी भाव भूमि, भाषा भूमि और शिल्प भूमि है, तो सिर्फ मैं 2 पंक्तियों में उनके उदाहरण उनके यहाँ कविता की जो भावभूमि है और अनुभूति की प्रगाढ़ता है, जो भावभूमि है, और छायावाद अपनी अनुभूतियों के लिए जाना जाता है। अनुभूति की प्रामाणिकता की बात करेंगे तब तो नई कविता आ जाएगी, लेकिन अनुभूति की प्रगाढ़ता, भावुकता की प्रगाढ़ता की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है छायावाद आएगा। मैं एक गीत की पंक्तियां आपके सामने कि आप देखिए कि कुंवर चंद्र प्रकाश अनुभूति की कितनी गहराई के कवि हैं। स्वप्न में ही कहो कहाँ हो तुम, स्वप्न में ही कहो कहाँ हो तुम, मुझको भी ले चलो जहाँ हो तुम, मुझको भी ले चलो जहाँ हो तुम, सहज जीवन नहीं रहा मुझको, मृत्यु में ही मिलो, मिलो तो तुम। इससे ज्यादा गहराई नहीं हो सकती जिससे प्रेम किया जाए, उससे मिलन की आकांक्षा बनी हुई है, चाहे वह मरने के बाद ही पूरी हो, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ना है। दर्शन के बहुत बड़े कवि छायावाद में जयशंकर प्रसाद जी, उनकी विचारधारा, उनका दर्शन। कुंवर साहब की एक कविता छोटी सी, बस मैं कोट ही कर रहा हूँ कि प्रेम में, सौंदर्य में, कमानी दर्शन सारा मनुष्यता सब कर डालिए, लेकिन एक दर्शन है उसमें। एक बहुत छोटी सी कविता जो गीत ही है कुंवर साहब का, लेकिन मैं इसमें दर्शन देखता हूँ। प्रेम, विशुद्ध प्रेम। नायिका है, दर्पण में अपने मुख को देखती है और प्रेम और सौंदर्य से उत्पन्न दर्शन कितना गहन, कितना विशद है। आत्म से परमात्मा तक की यात्रा है। मैं एक कविता के गीत आपके सामने रखता हूँ। आज दर्पण में न निज मुख को देख पाती, किस तरह विचार का संभाल पाती। मैं स्वयं बदली की बदले अवन अंबर, चेहरा को देख रही है नायिका अपना, लेकिन अपने चेहरे के भीतर से कौन सी दिव्य अलौकिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है कि मैं स्वयं बदली की बदले अवन अंबर, मर रही है गति कैसी निरंतर, प्राण का चातक हुआ है मौन सहसा, रहा उल्टा आज कोई पवन पैसा, बंद सकल गवाक्ष भीतर भाग रहे तुम, बंद सकल गवाक्ष भीतर भाग रहे तुम। अब देखिए, याद आते हैं निराला को, सॉरी निराला के राम की शक्ति पूजा के राम याद आते हैं। युद्ध में वे खिंच गए दिगों में राम के, खिंच गए दिगों में राम के सीता में, राम में कि सीता के दिगों में जो राम में नयन है वह याद आ गए राम को युद्ध में भी। तो कहे बंद साकल गवाक्ष भीतर भाग रहे तुम, क्या स्वयं विशालिका बना रहे तुम। तो सुनो यह दीन दर्पण तोड़ती हूँ, बिंदु को निज सिंधु में लो छोड़ती। यह कविता, यह दर्शन बहुत अच्छी है और अंतिम बात के संकेत हो गया है। शिल्प पर बहुत सारी बातें कही जाएंगी, लेकिन सिर्फ मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। शिल्प, भाषा, प्रयोग, चमत्कार, नए नए अर्थ, अलंकार, यमक आदि, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, ये सब छायावादी कविता की विशेषता रही है। छायावादी कविता को यह माना जाता है कि जब ब्रज भाषा में कविता लिखी जा रही थी और माना जा रहा था कि खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी जा सकती, तो जिस संतनिष्ठ, ललितपूर्ण, कोमल, मधुर शब्दावली का इस्तेमाल छायावादी कवियों ने किया था, कुंवर साहब छायावादी मनोभूमि, भावभूमि, भाषा भूमि के उत्कृष्टतम कवि तो हैं ही। लेकिन मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूँ
यह उसका भी एक तरह से उल्लंघन करके भी बनता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि कुंवर साहब उस भावभूमि धारा के कवि हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंधे हुए कवि हैं। ये छायावाद के साथ रूढ़ है कि वह तत्सम बहुत संस्कृत निष्ठ शब्दावली का इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं शिल्प के लिए इस्तेमाल कविता पढ़ रहा हूँ कुंवर साहब की। हो गए ये बदरा बदरा, हो गए ये बदरा बदरा। आगे लंबी कविता है, बेदर्दी गिर 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 देते दुसहता। मैं सिर्फ पहली पंक्ति, एक ही पंक्ति काफी है। हो गए ये बदरा बदरा। बादल नहीं है, महादेवी लिख रही है तो भी वही लिख रही है कि मैंने बनी तो कितनी बदली। तो संस्कृत निष्ठता का आग्रह छायावादी कवि छायावादी दौर नहीं छोड़ पा रहा था। लेकिन जहां देशज या ग्राम्य तो शब्दावली संस्कृत काव्यशास्त्र में ग्राम्य तो दोष माना जाता था, गांव की भाषा नहीं इस्तेमाल की जा सकती थी। लेकिन कुंवर साहब बादल नहीं लिख रहे हैं, बदला लिख रहे हैं। तद्भव शब्दावली का इस्तेमाल, यानी छायावाद की उस रूढ़ रास्ते को तोड़ भी रहे हैं। तो ये गौर करने की बात है कि मोदी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, गौर करेंगे। और एक बात इसमें कि हो गए बदरा बदरा, हमने बचपन में सुना था कि बद अच्छा बदनाम होगा। यहाँ बदरा से शब्दों का चमत्कार देखिए। बादल बदरा बदरा हो गए। बदरा मैंने पूरे रास्ते पे चल पड़े। क्यों पूरे रास्ते पे चल पड़े? उसके लिए आप पूरी कविता पढ़िएगा, उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। काले काले हैं, बहुत घूम रहे हैं, बीच में विरह की अग्नि जला रहे हैं और प्रिया मिलन की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो बहुत कारणों से वो बदरा गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। तो शब्दों का ऐसा चमत्कार, यानी ये तो उदाहरण मैंने दिया। समय की अपनी सीमाएं होती हैं, सब बातें नहीं कही जा सकती। ये कुछ उदाहरण मैंने जो तैयारी की, पढ़ा, आपके सामने रखा। अगर मेरी बातों से कुंवर साहब की कविता और काव्य यात्रा, उनकी रचना धर्मिता को समझने में कुछ भी दशा और दिशा, कुछ संकेत अगर हमें आपको मिलते हैं तो मैं अपनी मेहनत को सार्थक समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।